आप सब लोगों का स्वागत है हिमाचल प्रदेश के ऊपर आधारित एक स्पेशल सीरीज हिमाचल की कहानी में। इस सीरीज में हम लोग हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं। अंतिम वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कांगड़ा के महत्वपूर्ण राजाओं का कंट्रीब्यूशन हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के इतिहास में देखने को मिलता है। और जो कांगड़ा के अभी तक के महत्वपूर्ण राजा जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, उनमें सबसे पहले हैं सुशर्मा चंद, दूसरे हैं परमानंद चंद, तीसरे हैं उदयभान चंद, उसके बाद आदम चंद, जगदीश चंद, जयचंद, पृथ्वीचंद, रूपचंद, संगारचंद, मेघचंद, हरिचंद 1, संसारचंद 1 और उसके साथ साथ सुबीरा चंद के बारे में डिस्कस किया। जो आज का हमारा वीडियो है वहां पे हम लोग धर्मचंद के कार्यकाल से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन हम लोगों को धर्मचंद और उसके सक्सेसेस के द्वारा कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश के इतिहास में देखने को मिलता है। इससे पहले हम लोग धर्मचंद की कहानी को समझे। आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि उस समय दिल्ली पे कौन राज कर रहा था। जैसा कि हमने अंतिम वीडियो में देखा था कि किस तरह से दिल्ली सल्तनत और कांगड़ा के राजाओं के बीच में रिलेशन थे। दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी के अंतिम शासक का नाम था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को बाबर के द्वारा, जो मुगल एम्पायर का फाउंडर था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 ईस्वी में हराया गया। जैसे ही इब्राहिम लोधी की पराजय हुई, हमारे देश में दिल्ली सल्तनत का खात्मा हुआ और मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई। 1526 में जब मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई तो मुगल बहुत बड़े बड़े राजा हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जिनमें मुख्यतः हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और यही राजे जिनका रिलेशन हम लोग अब हिमाचल प्रदेश के साथ देखेंगे। तो अगर अब हम लोग धर्मचंद की बात करें तो धर्मचंद के रिलेशन शेरशाह सूरी के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। शेरशाह सूरी ने अपने जनरल ख्वास खान को एक बार ऑर्डर दिया और उसको कहा कि नगरकोट के किले के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करो। ख्वास खान अपनी सेना के साथ धर्मचंद की सेना से भिड़ता है, जहां पे धर्मचंद की सेना को हराया जाता है और जो नगरकोट का किला है वो सूर डायनेस्टी के नियंत्रण में चला जाता है। जैसे ही सूर डायनेस्टी उसको अपने कंट्रोल में लेती है तो नगरकोट के साथ साथ जो आसपास के पहाड़ी क्षेत्र थे, जिनमें जवाली, डडवाल और जम्मू हिल्स थी, उनका हेड बनाया जाता है, उनका इंचार्ज बनाया जाता है हामिद खान कक्कड़ को। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि सूर डायनेस्टी और जो कांगड़ा था उसके रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। यही कारण है कि जब 1556 में अकबर के द्वारा सूर डायनेस्टी का खात्मा किया जाएगा, जहां पे वो हेमू को हराएंगे, वहां पे धर्मचंद अकबर की सपोर्ट करेगा। यही कारण है अकबर जब फिर से मुगल एम्पायर को शुरू करेगा तो वहां पे मुगल एम्पायर और जो कांगड़ा थे उसके राजाओं के बीच के जो रिलेशन, स्पेसिफिकली धर्मचंद के साथ जो उसके रिलेशन थे, वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं धर्मचंद के बेटे जयचंद की। जयचंद के अकबर के साथ बिल्कुल भी अच्छे संबंध नहीं थे। अकबर को हमेशा संदेह था कि जयचंद पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर अपना राज्य कायम करना चाहता है, जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में मुगल एम्पायर के लिए खतरा पैदा कर सकता है। यही कारण है एक बार अकबर ने जयचंद को अपने कोर्ट में बुलाया। जयचंद ने कोर्ट में आने से मना कर दिया। अब अकबर ने ऑर्डर दिया, नगरकोट के साथ लगती रियासत गुलेर के राजा, जिसका नाम था रामचंद। रामचंद ने अकबर के कहने पे जयचंद को अरेस्ट किया और उसको दिल्ली पेश किया। काफ़ी जगहों पे इसके विपरीत कहानी भी हमें देखने को मिलती है, जहां पे कहा जाता है कि जयचंद अपनी मर्जी से दिल्ली गया था। लेकिन जैसे ही जयचंद दिल्ली पहुंचता है, उसकी और उसके बेटे जिसका नाम बिधिचंद था, उसके बीच की जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बिधिचंद को नहीं पता लग पा रहा था कि उसका जो पिता है वो कहाँ पे है। बिधिचंद उतावला होता है और उसी समय वो मुगल एम्पायर के खिलाफ रिवोल्ट की घोषणा करता है, जहां पे वो किसी की भी तरह का कर मुगल एम्पायर को देने से मना कर देता है। जैसे ही अकबर को पता चलता है कि बिधिचंद के द्वारा रिवोल्ट कर दिया गया है, वो 1572 में खान जहान हुसैन कली खान, जो कि पंजाब का वाइसरॉय हुआ करता था, उसको भेजता है ताकि वो रिवोल्ट को सप्रेस कर सके। ऐसा माना जाता है कि उस समय जो मुगल आर्मी थी उसको राजा बीरबल ने भी कुछ समय के बाद ज्वाइन किया था। तो खान जहान हुसैन सबसे पहले अटैक करता है कोटले के किले पे। कोटला फोर्ट जो है वो वैसे तो गुलेर के नियंत्रण में हुआ करता था, लेकिन धर्मचंद और जयचंद ने उस किले को जीत के नगरकोट का हिस्सा बना लिया था। यही कारण था जब कांगड़ा की जो सेना है उसको कोटला किले में डिफीट का सामना करना पड़ता है, तो वो पूरे का पूरा जो किला है वो मुगल एम्पायर के नियंत्रण में आ जाता है। अब क्योंकि रामचंद मुगलों के साथ था, यही कारण है मुगल उस किले को, क्योंकि वो गुलेर का ही था, उस किले को रामचंद को वापस कर देते हैं। तो इस पूरी कहानी का जिक्र तबाकत ए अकबरी में किया गया, जहां पे बताया गया कि किस तरह से जब 1572 में अटैक किया गया कांगड़ा के ऊपर, तो उसी समय भुवन या भून में
एक मंदिर हुआ करता था महामाई का, जिसके ऊपर मुगल आर्मी ने अटैक किया। उस मंदिर की रक्षा किया करते थे वहाँ पे मौजूद क्षत्रिय, और उसके साथ साथ ब्राह्मण वहाँ पे पूजा पाठ किया करते थे। जब मुगल आर्मी वहाँ पे अटैक करती है तो उस मंदिर को छोड़ के कोई भी नहीं जाता है। सबसे पहले आहुति दी जाती है वहाँ पे मौजूद क्षत्रियों के द्वारा, और उसके बाद आहुति दी जाती है वहाँ पे मौजूद ब्राह्मण्स के द्वारा। लेकिन कोई भी उस मंदिर को बचाने में सक्सेसफुल नहीं होता है। बाद में मुगल आर्मी के द्वारा उस मंदिर को प्रॉपरली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कहानी जो है उसका जिक्र हम लोगों को इस पुस्तक में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जब अकबर कांगड़ा के बारे में लिखता है तो वो बताता है कि कांगड़ा 4 चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। पहला, आर्टिफिशियल नोज के लिए, दूसरा, आंखों की बीमारी को ठीक करने के लिए, तीसरा, बासमती राइस के लिए, और चौथा, दुर्ग के लिए। तो ये 4 चीज़ें जो है वो हमेशा हिस्टोरिकली कांगड़ा के साथ रिलेटेड है। इवन दो जब हम लोग बाद में फॉरेन ट्रेवलर्स को भी देखते हैं, जैसे जब अलेक्जेंडर कनिंघम भी यहाँ पे आता है, तब भी वो जिक्र करता है कि किस तरह से जो आर्टिफिशियल नोज़ है, अगर मान लीजिए किसी का नाक जो है वो म्यूटिलेट हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है बीमारी के कारण या किसी त्रासदी के कारण, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल नोज़ जो है उसको बनाया जाता है। सिमिलर राइटिंग हम लोगों को जब विगन यहाँ पे यात्रा पे आते हैं तो वो भी कांगड़ा में जो आर्टिफिशियल नोज़ बनाया जाता है, किस तरीके से यहाँ पे नाक की सर्जरी की जाती है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में लिखते हैं। तो जयचंद की मृत्यु के बाद कांगड़ा का अगला राजा बनता है बिधिचंद। बिधिचंद का जैसे थोड़ी देर पहले भी हमने जिक्र किया, मुगलों के साथ बिल्कुल भी अच्छे रिलेशन नहीं थे, और वो 1572 में मुगलों के खिलाफ एक रिवोल्ट कर चुका था, जिस रिवोल्ट को सप्रेस किया जा चुका था। जैसे ही बिधिचंद फिर से राजा बनता है, वो आसपास के राजाओं को इकट्ठा करता है, जिसमें जम्मू का राजा प्रमुख था, और वो 1588-89 में फिर से मुगलों के खिलाफ रिवोल्ट कर देता है। अकबर उस समय अपने सौतेले भाई जैन खान कोका को उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए भेजता है, और जैन खान कोका के द्वारा उस रिवोल्ट को सक्सेसफुली सप्रेस कर दिया जाता है। अब अकबर का बिधिचंद के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसको ऐसा लगता था कि फिर से एक बार उसके खिलाफ रिवोल्ट करेगा। तो अकबर बिधिचंद का जो बेटा, जिसका नाम त्रिलोक चंद हुआ करता था, उसको दिल्ली में अपने पास रखता है। वो अपने पास रखने का मेन ऑब्जेक्टिव था, वो कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी के रूप में अकबर के पास था कि कल को अगर उसका बाप बिधिचंद फिर से मुगल एम्पायर के खिलाफ रिवोल्ट करेगा तो वो उसके बेटे की जान ले सकता था। यही कारण था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिधिचंद के द्वारा फिर से अकबर के खिलाफ किसी भी तरह का रिवोल्ट नहीं किया गया। तो हम लोग देखते हैं कि जब कुछ समय के बाद राजा ऑफ जसरोता, जो कि एक पहाड़ी राजा था, उसके द्वारा मुगल एम्पायर के खिलाफ एक रिवोल्ट किया जाता है, तब कोई भी पहाड़ी राजा उसकी सपोर्ट नहीं करता है, और बाद में मुगलों के द्वारा मिर्ज़ा रुस्तम कादरी और उसके साथ साथ शेख फरीद को उस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए भेजा जाता है, जो सक्सेसफुली उस रिवोल्ट को सप्रेस करते हैं। ये कहानी मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाई क्योंकि बिधिचंद, जो इससे पहले बार बार मुगल एम्पायर के खिलाफ रिवोल्ट कर रहा था, क्योंकि अब उसका बेटा मुगल किंगडम में या दिल्ली में था, यही कारण था वो चाहते हुए भी इस रिवोल्ट को या जसरोटा के राजा के रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं कर पाया। तो अब हम लोग बात करते हैं बिधिचंद के बेटे त्रिलोक चंद की। तो थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को एक कहानी बता रहा था कि किस तरह से त्रिलोक चंद को बिधिचंद के द्वारा अकबर के कोर्ट में एक गारंटी के रूप में रखा जाता है। उस समय त्रिलोक चंद की जो उम्र थी वो बहुत ही कम थी, और त्रिलोक चंद के पास एक बोलने वाला तोता हुआ करता था। और जब त्रिलोक चंद दिल्ली में बड़ा हो रहा था तो उसी समय जो अकबर का बेटा, जिसका नाम जहांगीर था, वो भी बड़ा हो रहा था। जहांगीर की नज़र त्रिलोक चंद के तोते पे थी। वो बार बार त्रिलोक चंद से रिक्वेस्ट करता था कि ये जो बोलने वाला तोता है वो जहांगीर को दे दिया जाए, लेकिन त्रिलोक चंद वो तोता देने से मना करता है, जिसके कारण जो जहांगीर है वो मन ही मन त्रिलोक चंद के खिलाफ दुश्मनी का भाव रखता है, दुश्मनी की भावना रखता है। और देखिए, कहानी भी ऐसी है या किस्मत भी ऐसी है कि जब त्रिलोक चंद राजा बना, उसके कुछ समय के बाद ही जो जहांगीर है वो मुगल एम्पायर का अगला राजा बना। तो जब जहांगीर राजा बना तो कहीं ना कहीं उसके मन में त्रिलोक चंद से बदला लेने की भावना थी, और वो कांगड़ा के किले के ऊपर फिर से एक बार अटैक करता है। हालांकि ये अटैक करने की कोशिश उसके पिताजी के द्वारा भी की जा चुकी थी, लेकिन अकबर कभी भी नगरकोट के किले को जीतने में सफल नहीं हुआ। जहांगीर वो है जो कांगड़े के किले को जीतने में सक्सेसफुल होगा। और इसी दौरान त्रिलोक चंद, जिसकी कहानी का जिक्र भी मैं आप सब लोगों के साथ कर रहा हूँ, 1612 में अनंतपुर साहिब के पास मुगल एम्पायर और उसके साथ साथ जब कांगड़ा के राजा की भिड़ंत हो रही थी, तो उसी दौरान त्रिलोक चंद की मृत्यु हो जाती है। और त्रिलोक चंद की मृत्यु के बाद कांगड़ा का अगला राजा बनता है त्रिलोक चंद का बेटा हरिचंद II।
जब हरिचंद II राजा बनता है तो उसके कुछ समय के बाद जहांगीर के द्वारा 1615 में अपनी सेना को नगरकोट के किले के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भेजा जाता है। 1615 में जो आर्मी को लीड कर रहे 2 जनरल्स थे, उनमें एक जनरल था मुर्तजा खान और दूसरे का नाम था सूरजमल। अगर मैं सूरजमल की बात करूं तो सूरजमल कांगड़ा के साथ लगते ही एक रियासत जिसका नाम नूरपुर हुआ करता था, उसका राजा था। जैसे ही सूरजमल और मुर्तजा खान आगे निकलते हैं, दोनों के बीच के रिलेशन खराब होते हैं। सूरजमल मुर्तजा खान की कंप्लेंट करता है जहांगीर को और जहांगीर सूरजमल को ही वापस बुला लेता है। अब मुर्तजा खान अकेला कांगड़ा के किले को जीतने का प्रयत्न करता है, लेकिन रास्ते में ही मुर्तजा खान की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से जो पहला अटैक था कांगड़ा के किले के ऊपर, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। इसके बाद जहांगीर फिर से कांगड़ा के किले के ऊपर दूसरा अटैक करता है और इस बार वो शाह कली खान मोहम्मद ताकी और उसके साथ साथ सूरजमल दोनों को भेजता है। शाह कली खान मोहम्मद ताकी और सूरजमल के जो रिलेशन फिर से खराब होते हैं और इस बार सूरजमल को जिम्मेवारी दी जाती है कांगड़ा के किले को जीतने की और शाह कली खान मोहम्मद ताकी को वापस बुला लिया जाता है। सूरजमल काफ़ी एम्बिशियस था और वो कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहा था कि किस तरीके से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके ऊपर वो इंडिपेंडेंट जो किंगडम है या नूरपुर का जो कंट्रोल है वो एस्टेब्लिश कर सके। जैसे ही सूरजमल अकेला रहता है, वो मुगल एम्पायर को छोड़ देता है और खुद का जो टेरिटरी है या खुद का एम्पायर है उसको एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। जैसे ही जहांगीर को पता चलता है कि सूरजमल ने उसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया है, वो सूरजमल के ही छोटे भाई जिसका नाम जगत सिंह था, जो बंगाल में मुगल आर्मी के लिए ही लड़ रहा था, वो उसको वापस बुलाता है और नूरपुर का अगला राजा बनाता है और सूरजमल को हरा दिया जाता है। सूरजमल चंबा की एक छोटी सी टेरिटरी में शरण लेता है और वहीं पे ही सूरजमल की मृत्यु हो जाती है और नूरपुर का अगला राजा बनता है जिसका नाम था जगत सिंह। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, जो दूसरा अटैक था कांगड़ा के किले के ऊपर वो भी सक्सेसफुल नहीं होता है। अब तीसरा अटैक करने की बारी थी और ये बारी थी कांगड़ा के किले को जीतने की। तो यहाँ पे जहांगीर के द्वारा अपने सबसे ट्रस्टेड जनरल जिनका नाम राजा रैया या उसके साथ साथ जिनको विक्रमजीत के नाम से भी जाना जाता था, अब उनको जिम्मेवारी दी जाती है कि वो नगरकोट के किले को जीतेंगे। वहाँ पे राजा विक्रमजीत के साथ साथ जो जगत सिंह है वो भी उनका सपोर्ट करता है और 1620 में जो नगरकोट का किला है वो मुगल एम्पायर के नियंत्रण, मुगल एम्पायर के कंट्रोल में आ जाता है। तो इस तरह से जहांगीर वो राजा बना जिसने मुगल एम्पायर के कंट्रोल में नगरकोट के किले को सक्सेसफुली इंक्लूड किया। अकबर बार बार प्रयत्न करता रहा लेकिन अकबर कभी भी नगरकोट के किले को नहीं जीत पाया। तो जहांगीर जब 1620 में उसको सक्सेसफुली कंक्योर करेगा, उसके बाद 1622 में जहांगीर पर्सनली जो कांगड़ा का किला है उसको विजिट करेगा। कांगड़ा के किले की अब जिम्मेवारी दी गई एक मुगल किलेदार जिसका नाम था नवाब अली खान और ये जो किलेदार है वो 1783 तक रहेगा, जब संसार चंद II और उसके साथ साथ जयसिंह कानिया के द्वारा फिर से वापस जो कांगड़ा का किला है उसको नहीं जीत लिया जाएगा। तो ये कहानी थी कि किस तरह से हरिचंद II के टाइम पीरियड पे जो कांगड़ा का किला है अब वो जो कटोच रूलर्स हैं उनके हाथों से निकल जाता है और इसके बाद सिर्फ कुछ समय के लिए संसार चंद के पास वो किला रहेगा। नहीं तो उसके बाद आप लोग देखोगे कि ये जो कांगड़ा का किला पहले मुगलों के पास, उसके बाद सिखों के पास और अल्टीमेटली अंग्रेज़ों के नियंत्रण में चला जाता है। हरिचंद II के बाद कांगड़ा का अगला राजा बनता है चंद्रभान। जब चंद्रभान राजा बनता है तो कांगड़ा का राजा जो है वो एक छोटी सी जागीर उसके पास रह जाती है और उस जागीर का नाम था राजगीर। अब आप समझिए कि कांगड़ा जो पहले बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी, कांगड़ा का किला उसके नियंत्रण में था, अब वो पूरे का पूरा किला, पूरे का पूरा जो एरिया या मैक्सिमम एरिया जो है वो मुगलों के नियंत्रण में चला गया। मुगलों के द्वारा एक छोटा सा एरिया जो ब्यास नदी के दाईं तरफ था वो चंद्रभान और उसके सक्सेसर्स को दिया गया। चंद्रभान के द्वारा एक चंद्रभान का टीला बनाया गया जो आज भी हम लोगों को कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद जो अगले राजा है उनका नाम है विजयचंद। विजयचंद के द्वारा बीजापुर टाउन की स्थापना की जाती है और ये बीजापुर टाउन वही है जहां पे आप लोगों को कांगड़ा के राजा देखने को मिलेंगे जब तक घमंडचंद राजा नहीं बनेगा। उसके बाद अगले राजा बने भीमचंद। भीमचंद के बारे में एक या दो लाइंस ही बहुत फेमस हैं। भीमचंद औरंगजेब के कंटेम्पररी थे और ये औरंगजेब के कोर्ट में बार बार जाया करते थे। इनको औरंगजेब के कोर्ट में दीवान की उपाधि प्राप्त थी। भीमचंद के बाद अगले महत्वपूर्ण राजा आलमचंद। आलमचंद के द्वारा आलमपुर की स्थापना की गई। इस समय आप आलमपुर को सुजानपुर के साथ देख सकते हो। उसके बाद अगले राजा बने हमीरचंद। हमीरचंद वही हैं जिनके नाम पे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा गया। तो अब हम लोग बात करते हैं कांगड़ा के अगले राजा अभयचंद के बारे में। अभयचंद के द्वारा सुजानपुर टिहरा में किले का निर्माण किया गया। सुजानपुर की अगर मैं बात करूं तो सुजानपुर में किले का निर्माण
अभय चंद के द्वारा, और उसके बाद जो राजा हमें देखने को मिलेंगे घमंड चंद, उनके द्वारा सुजानपुर शहर की स्थापना की गई। इसके बाद जो कांगड़ा के अगले राजा बने उनका नाम था घमंड चंद। अगर मैं घमंड चंद की बात करूं तो घमंड चंद ने जो कांगड़ा की लॉस्ट ग्लोरी थी उसको फिर से पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया। जब घमंड चंद राजा बने तो उस समय जो मुगल एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो चुका था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। औरंगजेब जैसे ही 1707 में मरा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो मुगल एम्पायर है उसमें हमें बहुत ही कमज़ोर शासक देखने को मिले, और उसका जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि पंजाब, दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र थे यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग राजा नहीं था। और उसी समय अफगानिस्तान से भी बहुत ज़्यादा इन्वेजन्स हम लोगों को हमारे देश के ऊपर देखने को मिले, जिनमें जो मेन इन्वेजन था वो था अहमद शाह दुरानी का। जब अहमद शाह दुरानी यहाँ पे अटैक करता है, घमंड चंद उसके साथ मिलता है, और अहमद शाह दुरानी ये जो जलंधर द्वाब था इसका गवर्नर घमंड चंद को बनाता है। घमंड चंद उसके साथ साथ बाकी पहाड़ी क्षेत्रों और उसके साथ साथ जो पंजाब के प्लेन एरियाज थे उनको जीतने में भी सफल होता है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि बहुत समय के बाद कांगड़ा की जो रियासत है वो फिर से अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग रियासत के रूप में एस्टेब्लिश करना शुरू करती है, और घमंड चंद की जो कहानी है उसको आगे बढ़ाता है संसार चंद द्वितीय, संसार चंद 2, जो शायद कांगड़ा के सबसे महान राजाओं में से एक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कांगड़ा के सबसे महानतम राजाओं में से एक राजा संसार चंद 2 के बारे में। जब संसार चंद राजा बने तो उनकी उम्र मात्र 10 साल थी। संसार चंद की पर्सनैलिटी के अलग अलग हिस्से थे। संसार चंद को लोगों के द्वारा रुस्तम या हातिम के नाम से भी पुकारा जाता था। संसार चंद के द्वारा कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग को डेवलप किया गया, और जब भी हम लोग पहाड़ी पेंटिंग की बात करते हैं जिनमें कांगड़ा पेंटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको एस्टेब्लिश, उनको डेवलप करने में संसार चंद का बहुत ज़्यादा योगदान है। और उसके साथ साथ संसार चंद के द्वारा काफ़ी मंदिर और किलों का निर्माण किया गया। लेकिन जो संसार चंद की पर्सनैलिटी का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा था वो था एक एम्बिशियस रूलर के रूप में। संसार चंद पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ लाहौर तक अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहता था। यही कारण है, आप लोग जैसे जैसे कहानी आगे पढ़ोगे तो आप लोग देखोगे कि किस तरीके से संसार चंद के द्वारा जो आसपास के राजा थे, जिनमें बिलासपुर का राजा है, चंबा का राजा है, मंडी का राजा है, उनके साथ काफ़ी युद्ध लड़े गए। और उसके साथ साथ जो बाकी पंजाब के एरियाज़ थे वहाँ पे भी जब मिसल्स का रूल हुआ करता था, बाद में यही मिसल्स कंबाइन होकर महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा यहाँ पे सिख एम्पायर की स्थापना की जाएगी, तो आप लोग देखोगे कि कहीं ना कहीं आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे संसार चंद के जो रिलेशन हैं वो ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर हम लोग संसार चंद और पहाड़ी राजाओं के रिलेशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिलासपुर रियासत की। जब हम लोगों ने बिलासपुर के इतिहास को समझा था तब भी हमने इस कहानी का जिक्र किया था। जब संसार चंद 2 राजा था तो उस समय बिलासपुर का राजा हुआ करता था महान चंद। संसार चंद के द्वारा बिलासपुर की बहुत सारी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले लिया गया, और बिलासपुर की ही जमीन के ऊपर एक किला बनाया गया जिसका नाम रखा गया छातीपुर, यानी कि बिलासपुर की छाती पे जो एक किला राजा के द्वारा बनाया गया, यही कारण था उसको छातीपुर के नाम से पुकारा जाता था। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बैटल एट नेरती की बात करें जो 1794 ईस्वी में हुई, वहाँ पे चंबा के राजा राज सिंह मारे गए। राज सिंह को मारने वाले इंडिविजुअल का नाम था जीत सिंह पूर्बिया, जो संसार चंद की सेना से लड़ रहा था। इसी तरह से 1793 में एक युद्ध हुआ, एक बैटल हुई जिसका नाम है बैटल एट छरताड़ू, और जो छरताड़ू की बैटल थी वहाँ पे धर्मप्रकाश जो सिरमौर के राजा हुआ करते थे उनको संसार चंद 2 के द्वारा द्वंद्व युद्ध में हरा दिया गया। तो इस तरह से आप लोग देखोगे कि जो पहाड़ी एरियाज हैं वहां पे संसार चंद के द्वारा अपने आप को एक पावरफुल राजा के रूप में एस्टेब्लिश किया गया। इसके साथ साथ जो आसपास के गुलेर हैं, जसवान हैं, कुटलहर हैं, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं वो इनडायरेक्टली संसार चंद के नियंत्रण में ही हुआ करते थे। तो चलिए अब हम लोग संसार चंद की बात करते हैं बाकी किंगडम्स के साथ। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिख एम्पायर की। सिख एम्पायर की जब हम लोग बात करेंगे तो जो पंजाब के एरियाज थे वहाँ पे पहले हम लोगों को अलग अलग मिसल्स देखने को मिलते थे, जिनमें जैसा सिंह रामगढ़िया, जय सिंह कानिया जो है वो कुछ मिसल्स के इंपॉर्टेंट लीडर्स हुआ करते थे। संसार चंद हमेशा जो कांगड़ा का किला है उसको जीतना चाहते थे। यही कारण था जो संसार चंद है उन्होंने जय सिंह कानिया की मदद से जो कांगड़ा का किला है उसको जीत लिया। जब उन्होंने कांगड़ा के किले को जीता उस समय कांगड़ा के अंतिम किलेदार हुआ करते थे सैफ अली खान। सैफ अली खान के बेटे को ब्राइव किया गया और उसके बाद कांगड़ा के किले के ऊपर जो है वो जय सिंह कानिया ने अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। संसार चंद की बार बार रिक्वेस्ट के बाद और उसके बाद संसार चंद ने काफ़ी ज़्यादा अपनी टेरिटरी का जो एरिया है वो जब जय सिंह कानिया को दिया तो उसके बाद जय सिंह कानिया ने जो नगरकोट का किला है उसको छोड़ा और 1787 में हम लोग देखेंगे कि कुछ समय के लिए जो कांगड़े का किला है वो संसार चंद के पास चला जाएगा।
तो अब हम लोग बात करते हैं संसार चंद और गोरखाओं की रिलेशन की। तो जैसा कि हम लोगों ने जब बिलासपुर का इतिहास पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से महान चंद के द्वारा गोरखाओं को नीचे बुलाया जाता है और महान चंद गोरखा चंबा के सेनाएं मिलके संसार चंद को महल मोरिया में डिफीट करती है। वहां से संसार चंद को वापस निकलना पड़ता है और उस समय संसार चंद मदद मांगता है उस समय के आसपास के सबसे बड़े राजा महाराजा रणजीत सिंह से। महाराजा रणजीत सिंह पहले तो मदद करने से मना करते हैं, लेकिन बाद में वो मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन एक शर्त के ऊपर, और वो शर्त थी कि जो नगरकोट का किला है वो संसार चंद को महाराजा रणजीत सिंह को देना पड़ेगा। महाराजा संसार चंद इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा अपनी सेनाओं को भेजा जाता है। महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद की सेनाएं मिलके जो गोरखा हैं उनको हराते हैं। गोरखाओं को वापस जाना पड़ता है, लेकिन जो कांगड़ा है उसके हाथों से जो नगरकोट का किला है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है और जो नगरकोट का किला है वो अब सिख एम्पायर के कंट्रोल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। संसार चंद सब कुछ छोड़ छाड़ के सुजानपुर टिहरा में रहना शुरू कर देता है और वो सुजानपुर टिहरा को अपनी राजधानी बनाता है। इसके साथ साथ अगर कांगड़ा के राजा संसार चंद की एक और कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो वो है इनकी कहानी विलियम मूरक्राफ्ट से रिलेटेड। संसार चंद के भाई, छोटे भाई जिनका नाम फतेह चंद हुआ करता था, एक बार वो काफ़ी बीमार थे और सबको ऐसा लग रहा था कि शायद वो जीवित नहीं रह पाएंगे। उसी समय विलियम मूरक्राफ्ट जो हैं वो सुजानपुर टिहरा में पहुंचते हैं और वो उनके भाई को ठीक कर देते हैं। उससे संसार चंद बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और विलियम मूरक्राफ्ट और संसार चंद के काफ़ी अच्छे रिलेशन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। बाद में संसार चंद की 1824 में मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कांगड़ा के अंतिम और महत्वपूर्ण शासक अनिरुद्ध चंद की। जब अनिरुद्ध चंद राजा बने तो समय महाराजा रणजीत सिंह और जम्मू के प्रधानमंत्री ध्यान सिंह के द्वारा उनको जम्मू बुलाया गया। ध्यान सिंह या जो जम्मू है वो उस समय महाराजा रणजीत सिंह के नियंत्रण में ही हुआ करता था। ध्यान सिंह ने अपने बेटे हीरा सिंह के लिए अनिरुद्ध चंद की बहनों का हाथ मांगा। अनिरुद्ध चंद तब तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं वो अपनी बहनों की शादी गढ़वाल के राजा से करवा देते हैं। तो ये पहला एक ऐसा इंस्टांस है जहाँ पे कांगड़ा के राजा के द्वारा महाराजा रणजीत सिंह की जो डिमांड या रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया जाता है। बाद में जब महाराजा रणजीत सिंह और ध्यान सिंह जो हैं वो नदौन पहुँचते हैं तो वहाँ पे संसार चंद के जो छोटे भाई थे फतेह चंद वो अपनी बेटी की शादी हीरा सिंह के साथ करवा देते हैं। तो इस तरह से जो अनिरुद्ध चंद है उनकी कहानी खत्म होती है और बाद में जब सिखों को ब्रिटिश के द्वारा हरा दिया जाता है 1846 में कांगड़ा ब्रिटिश एम्पायर के डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है और इसी तरह से जो राजाओं की कहानी जो हज़ारों सालों से चल रही है वो हम लोगों को ख़त्म होती हुई देखने को मिलती है। तो ये पूरी स्टोरी थी, ये पूरी कहानी थी कांगड़ा यानी कि नगरकोट रियासत की। अब इसके बाद के जो हमारे वीडियोज़ रहेंगे तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर और भी बहुत रियासतें थी, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए बहुत है और अगले वीडियो में हम लोग और गहराई में हिमाचल प्रदेश के साथ साथ कांगड़ा के इतिहास को समझने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।